हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौम्या गुप्ता एज ए साइंस मेंटर VHU वर्ल्ड के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो किस टॉपिक का है? सेल। ठीक है, इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो होगा सेल की डेफिनेशन, कोशिका की परिभाषा क्या होती है। दूसरा पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो होगा डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज किसने की थी। तीसरा होगा पार्ट्स ऑफ सेल के जो कोशिका होती है उसके भाग क्या क्या होते हैं। चौथा होगा कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, उसमें वो किस बेसिस पे उसको डिवाइड किया गया है। पहला तो हम ऑर्गेनिज्म को नंबर के यानी संख्या के आधार पे भी डिवाइड करते हैं, कितनी उसमें सेल की कितनी संख्या है, कोशिका की कितनी संख्या है। ठीक है, फिर दूसरा साइज ऑफ सेल यानी कोशिका की आकृति और उसके शेप के आधार पे भी करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है सेल ऑर्गेनेल्स। उसमें पार्ट्स ऑफ सेल्स में क्या आएंगे? सेल ऑर्गेनेल्स। फिर हम इस तरह से सेल के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है, तो पहला चीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं देखेंगे वो है सेल किसको कहते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी जिससे कि आपका जो माइंड है वो सेल को अच्छे से समझ सकेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमें सेल को किस तरह से कंपेयर करना है। ठीक, तो ये क्या है? ये आपको क्या दिख रहा है? एक घर है, दिस इज अ हाउस। ठीक, इस घर में अगर आप देखें तो आपके घर में, ठीक है, हमें सबसे छोटी इकाई जिसका आपका पूरा घर बना होता है वो क्या होती है? एक ईंट होती है ना। एक ईंट जो है वो आपके घर की सबसे छोटी इकाई है। अगर आपके घर में से ईंट को हटा दिए तो आपका घर बचेगा? नहीं बचेगा, क्योंकि एक छोटी छोटी ईंट को मिला के आपका पूरा दीवार बना है, जिससे दीवारों से घर बनता है। ठीक है, उसी तरह एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो और चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ का बना हुआ है? बेसिक यूनिट उसकी क्या है? सेल, यानी कि कोशिका। ठीक है, उसकी मूलभूत इकाई क्या है? सेल। ठीक, अब सेल है, अब ये ऑर्गेनिज्म है, हमें पूरा एक जीव दिख रहा है। ठीक है, तो कैसे सेल को हम क्यों, ये क्या ये सेल्स हैं, क्या ये सेल है, क्या ये सेल, तो क्या हमें सेल कैसा दिखता है ऐसे हम अपनी आंखों से उसे देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? वो कितना छोटा होता है, कितना बड़ा होता है, अभी हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो किस चीज़ से बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। सेल्स कैसी दिखती हैं अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है, अभी मैंने बताया था कि एक घर है, उसकी सबसे छोटी इकाई जिसका वो बना होता है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है? ब्रिक होता है ना। एक घर का जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, जिसका घर बना है, यूनिट जिसका घर बना है, वो क्या हो जाएगा? एक ब्रिक हो जाएगा। उसी तरह अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जिसका जीव बनता है, जो भी ऑर्गेनिज्म यानी जीव जिस सबसे छोटी इकाई के बनते हैं वो क्या हो जाएगा? सेल। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये डायग्राम किस चीज़ का है? ये डायग्राम है चीक सेल का, सॉरी अनियन सेल का। ठीक है, तो ये डायग्राम है अनियन सेल का। इसमें जो है अगर आपको सबसे छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट जो आपको देखने को मिल रही है वो क्या है? सेल है। ठीक है, अब हम आने वाले वीडियोस में आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे कि सेल कैसा दिखता है। ठीक है, अब ये क्या है? आपको एक सेल दिख रहा है, इसमें क्या होते हैं? पार्ट्स भी होते हैं सेल के, लेकिन जो 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं सेल के वो क्या होता है? जैसे आपको ये सेल दिख रहा है, इसमें क्या है? एक बाउंड्रीज है एक सेल के बीच, ये पूरा एक सेल है, ये पूरा एक सेल है। ठीक है, एक कोशिका है, एक कोशिका बाद सारी कोशिकाएं मिलके एक समूह में यानी ग्रुप में प्रेजेंट है। तो ये जो सेल है वो क्या है? ये सेल क्या एक सेल है। तो इस सेल में क्या है? दूसरी सेल से ये कैसे अलग है? एक बाउंड्री इसमें आप देख सकते हैं, एक बाउंड्री, क्लियर बाउंड्री आपको दिख रही है, वो उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है,
यानी कोशिका झिल्ली। ठीक, कोशिका झिल्ली के बाद आता है ये जो हमारा स्पेस है, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य। ठीक, फिर नेक्स्ट जो हमारा, ये आपको छोटे छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर यानी कि गोलाकार के कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, यानी केंद्रक। ठीक, तो ये तीन क्या है? एक सेल के यानी एक कोशिका के बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट्स हैं। ठीक है, जो हमें हर सेल में देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि सेल हमारा कैसा दिखता है। ठीक है, सेल में क्या क्या होता है ये हम एक पिक्चर के थ्रू जानेंगे। ये है हमारा सेल। ठीक, कोशिका, ये क्या है? सेल का पूरा स्ट्रक्चर यानी कोशिका का पूरा स्ट्रक्चर है। कोशिका कैसी होती है? ऐसी होती है, लेकिन आप इतने बड़े पिक्चर में उसको देख रहे हैं। कोशिका क्या होती है? हमें आसानी से अपने आंखों से नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, इसको हम किसकी मदद से देखते हैं? माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। ठीक है, ये हम ऐसे नहीं देख सकते। तो कोशिका अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये कैसी दिखती है? इस तरह की दिखती है। सबसे पहली चीज़ हमें क्या दिखती है, देखने को मिलती है कि ये बाउंड्री होती है उसमें इस तरह की। ये जो बाउंड्री है उसको क्या बोलते हैं? मैंने अभी बताया था, सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली। ठीक, फिर जो हम देखते हैं वो होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। ये क्या होता है? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन यानी केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, जेली जैसा पदार्थ जो प्रेजेंट होता है कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। फिर आता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस में भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, यानी केंद्रीय झिल्ली। ठीक है, इसके अंदर होता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक, ये है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये है हमारा सेल, जो कि हमें बहुत छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा होता है रियलिटी में। और इनसे ही एक ऑर्गेनिज्म देखने को, बड़े से एलिफेंट, वो किसका? एक छोटी सी सेल जिसको हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, उसका बना हुआ होता है। ठीक है, तो कैसे हम एक सेल से कैसे एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है, एक कोशिका से कैसे पूरा जीव बनता है, अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी कोशिका यानी सेल। सेल से बनता है टिश्यू। एक जैसी सेल अगर एक ग्रुप में मिल जाए, एक समूह बना लें, तो उनसे क्या बनता है? एक तरह का टिश्यू बनता है। जैसे ये जो टिश्यू है वो किसका है? स्किन में पाया जाता है। ठीक है, ये टिश्यू हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है। तो एक सेल से क्या बना? टिश्यू बना, यानी ऊतक बना। ठीक, इन टिश्यू, एक जैसे टिश्यू मिलके एक ग्रुप बनाए और एक जिनसे वो जो सारी समूह हो जाए ऊतक का, वो क्या करे? एक स्पेसिफिक फंक्शन यानी किसी एक कार्य को करे, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन्स। ठीक है, यानी कि अंग बनाते हैं। तो ये टिश्यूज मिलके क्या बनाएंगे? एक ऑर्गन बनाएंगे। जैसे ऑर्गन्स में हमारा क्या आता है? थायराइड हो गया, लंग्स हो गया, लिवर हो गया, इंटेस्टाइन, ब्रेन, हार्ट, स्टमक, किडनीज, ये सब हमारे क्या है? ऑर्गन्स हैं। ठीक,
तो ऑर्गन्स जब मिलते हैं जो कि एक स्पेसिफिक सिस्टम, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे एक बॉडी में, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि अगर आप ये रीजन देखें, ठीक है, यहाँ पे क्या है? हमारा स्टमक है, यहीं पे हमारा पैंक्रियाज है, और यहीं पे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो ये क्या है? एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। कुछ ऑर्गन्स मिलके एक स्पेसिफिक वर्क यानी कि डाइजेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, तो उसको वो क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऑर्गन्स ग्रुप फॉर्म करके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। इसी तरह लंग्स, और लंग्स मिलके क्या बनाएगा? रेस्पिरेटरी, लंग्स है, ब्रोंका, ये सब मिलके क्या बनाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो सारे सिस्टम होते हैं ये मिलके क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म यानी एक जीव बनाते हैं। ये जो आप पूरा ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं ये किससे बना हुआ है? पूरे ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ है। सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ मिलके शरीर में जितनी भी क्रियाएं हैं उसको करते हैं, तो वो क्या बनाता है? एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। फिर एक जीव जो कि ऑर्गेनिज्म है, वो जो जिसमें सारे ऑर्गन सिस्टम है, वो ऑर्गन सिस्टम किसके बने हुए हैं? एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स के बने हुए हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। तो ये जो ऑर्गन्स है वो किसके बने हुए हैं? एक ग्रुप ऑफ टिश्यू के बने हुए हैं, ठीक है। जब जो ऊतकों का समूह होता है वो मिलके अंग बनाता है। तो ये जो है टिश्यू है। टिश्यू किसका बना हुआ है? ग्रुप ऑफ सेल्स का बना हुआ है, यानी कि एक जैसे कोशिकाएं जब मिल जाती हैं एक समूह में तो वो ऊतक बनाती हैं, ठीक है। तो जितना भी काम है, जो हमारी बॉडी है उसमें जो भी काम हो रहा है, तो वो सबसे बेसिक लेवल में कहाँ पे होता है? सेल में होता है, ठीक है। जैसे हम सांस लेते हैं, न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है, एक्सक्रीशन होता है, ये सब बेसिक लेवल में सब कुछ सेल में भी होता है, ठीक है। उसमें ऐसा क्या होता है, चूँकि सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे हम जानते हैं हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग अलग, तो ऐसे हमारे सेल में भी अलग अलग चीज़ें होती हैं जिनसे सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि सेल में ऐसा क्या होता है जैसे कि सारे फंक्शन होते हैं, और उसको बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं, ठीक। तो सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन, ठीक है। किसी भी अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो होता है डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है। किसने सेल की खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक पेड़ की, ठीक है, पेड़ की लकड़ी जो होती है उसकी छाल से क्या किया? कॉर्क सेल्स को लिया, कॉर्क सेल को लिया और उसकी क्या की? स्लाइड बनाई और उसको माइक्रोस्कोप यानी कि आवर्धक यंत्र में देखा, ठीक है। आवर्धक यंत्र में एक ग्लास होता है जो कि क्या करता है? छोटी चीज़ों को बहुत मैग्नीफाई, बहुत बड़ा करके दिखाता है। तो उसमें हम देख सकते हैं कि इस कॉर्क सेल में क्या क्या होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा? इस तरह का स्ट्रक्चर देखा, ठीक। ये क्या है? कॉर्क सेल है, ठीक है। कॉर्क सेल में उन्होंने देखा कि ये आपको किस, एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिख रहा है, यानी हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे इसमें आपको जगह देखने को मिल रही है, रूम्स देखने को मिल रहे हैं, उसी को उन्होंने क्या नाम दिया? सेल, ठीक है। क्या नाम दिया उसको? सेल। तो ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? सेल, जिसका मतलब होता है लिविंग रूम, ठीक है, लिविंग रूम। ये क्या है? सेल एक लैटिन वर्ड है, ठीक, जिसका मतलब होता है लिविंग रूम, ठीक।
तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी, किस साइंटिस्ट ने, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। आप याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है जो अभी मैंने बताया कि सेल है, सेल के ग्रुप से क्या बनता है, टिश्यू बनता है यानी ऊतक बनता है कोशिकाओं के समूह से। फिर ऊतक से क्या बनता है, ऊतक के समूह से अंग बनता है, ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन के समूह से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, जो कि ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो इसकी डेफिनेशन है द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ठीक है, ये नहीं कि अलग अलग सेल्स, यानी कि स्किन की सेल, हार्ट की सेल मिलके एक टिश्यू बनाएंगे, नहीं। अगर स्किन की सेल है तो स्किन की ही सेल मिलेगी, हार्ट की सेल है तो हार्ट की सेल्स ही मिलेंगी और टिश्यू बनाएंगी। ठीक है, एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करें। ठीक, वो मिलके एक सारी सेल्स मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन, यानी अगर रेस्पिरेशन करी तो रेस्पिरेशन करें, डाइजेशन करी तो डाइजेशन करें, तो वो क्या बनाएंगी, टिश्यू बनाएंगी। फिर आता है ऑर्गन। जब टिश्यूज मिलके एक समूह बना के क्या करें, किसी ऑर्गेनिज्म में एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करें। मैंने बताया स्पेसिफिक फंक्शन में या तो डाइजेशन करें या तो रेस्पिरेशन करें। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अगर ग्रुप ऑफ टिश्यूज बनती है तो वो ऑर्गन्स बनाती हैं। ऑर्गन में क्या होता है, जैसे कोई भी अंग, स्टमक हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया। ठीक है, फिर आता है ऑर्गन सिस्टम। जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन को करें तो वो ऑर्गन सिस्टम बने। मैंने लास्ट स्लाइड में भी बताया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब क्या है, हमारा ऑर्गन सिस्टम। और फिर ये ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म यानी जीव को बनाते हैं। अब हमारा ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, हमें अपने अराउंड, हमें अपने आसपास क्या देखने को मिलता है कि ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, हमें छोटे से ऑर्गेनिज्म जिसको हम देख भी नहीं सकते हम अपनी आँखों से, वहाँ उससे लेके हमें जिराफ और एलिफेंट जितने बड़े ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये किस बेसिस पे डिवाइड होते हैं, सेल के आधार पे। ठीक है, तो हम पहला डिवीजन जो देखते हैं ऑर्गेनिज्म, वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, यानी कोशिकाओं के संख्या के आधार पे हम एक जीव को किस भाग में डिवाइड करते हैं। तो क्या होता है, पहला है यूनिसेल्युलर और दूसरा है मल्टीसेल्युलर। मतलब पहला है एक कोशिकीय और दूसरा है बहुकोशिकीय। ठीक, तो यूनिसेल्युलर क्या मतलब होता है, देखिए जो यूनि होता है उसका मतलब होता है वन। ठीक है, और सेल का मतलब तो मैंने बताया कि सेल का मतलब होता है, सेल्युलर मतलब सेल्स। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म, जो जीव, यूनि मतलब वन, यानी एक सेल के बने हो, एक कोशिका के बने हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय। ठीक है, यानी सिंगल सेल। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है कि अमीबा और पैरामीशियम, ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है। अमीबा कैसा दिखता है, इस तरह का दिखता है, और पैरामीशियम इस तरह का दिखता है। ठीक है, अमीबा में आप देख सकते हैं ये कैसा है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, और पैरामीशियम, ये अमीबा और पैरामीशियम क्या है, यूनिसेलुलर है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव है। फिर आता है मल्टी सेलुलर, मोर देन वन सेल। जो भी आपको अपने अराउंड प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स जो भी देखने को मिल रहे हैं, सब क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। ठीक है, यानी कि बहुकोशिकीय। मल्टी मतलब क्या होता है, मैनी, सेलुलर मतलब सेल्स, जो कि बहुत सारी सेल्स से बने, उन्हें क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल, यानी कोशिका की आकृति के आधार पे हम ऑर्गेनिज्म यानी जीव को कैसे डिवाइड करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जो हमें देखना है शेप के आधार पे, तो वो है अमीबा का। अमीबा कैसा होता है, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अमीबा क्या है, इरेगुलर इन शेप है। अब अमीबा का डायग्राम देखें प्रीवियस स्लाइड में, तो ये क्या है, कोई भी एक प्रॉपर शेप है इसका, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब क्या होते हैं, सर्कल, ये सब क्या होते हैं, शेप होते हैं। लेकिन आपको अमीबा किस शेप का दिख रहा है, कोई शेप है, नहीं है कोई शेप। तो अमीबा क्या होता है कि इरेगुलर होता है, और ये क्या करता है, जैसे कोई भी, जैसे हमारे पास क्या है, अगर हम
कोई चीज़ पकड़ना चाहते हैं तो हमारे पास हाथ है, अगर हम चलना चाहते हैं, मूवमेंट करना चाहते हैं, हमारे पास लेग्स है। लेकिन अमीबा के पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है नहीं है। तो क्या है कि अमीबा क्या करता है कि इस तरह के आउटग्रोथ अपने बॉडी में, इस तरह की आउटग्रोथ यानी उभार पैदा करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, जिसको पादाप भी बोलते हैं। ठीक, तो ये स्यूडोपोडिया का काम क्या होता है, लोकोमोशन में यानी चलने फिरने में, मूवमेंट में, और कैप्चर में यानी कोई भी फूड को पकड़ने में। ठीक है, जो इसका फूड है उसको पकड़ने में ये ऐसी आउटग्रोथ करता है यानी उभार पैदा करता है अपने शरीर में, जो कि स्यूडोपोडिया कहलाती है। तो इसलिए अमीबा क्या है, एक इरेगुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है इरेगुलर ऑर्गेनिज्म का, वो है सिंगल वाइट ब्लड सेल। ठीक है, यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या है, एग्जाम्पल ऑफ इरेगुलर सेल है। ठीक, श्वेत रक्त कोशिकाएं ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलती हैं। ठीक, और सारे अगर हम शेप के आधार पे ऑर्गेनिज्म अगर सेल्स की बात करें, तो ये जो सेल है आपको क्या देखने को मिल रही है, सर्कल यानी स्फेरिकल है, गोलाकार है। तो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल जो होती है हमारी, वो क्या होती है, स्फेरिकल होती है ना। फिर नेक्स्ट है स्पिंडल शेप्ड मसल सेल्स। ठीक है, स्पिंडल शेप मतलब आपने अपने घर में बेलन देखा होगा, तो बेलन क्या होता है, इस शेप का होता है, बीच में थोड़ा मोटा होता है और साइड साइड में थोड़ा पतला होता है। ठीक है, तो ये जो है वो हमारी स्पिंडल शेप है। ठीक, स्पिंडल यानी बेलन आकार, जिस टाइप का हमारे घर में जिससे हम रोटी बेलते हैं वो बेलन होता है, वो स्पिंडल शेप होता है। तो हमारी मसल सेल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, स्पिंडल शेप होती हैं। नेक्स्ट है नर्व सेल। ठीक है, तंत्रिका कोशिका जो होती है वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी होती है, सबसे लंबी सेल होती है ह्यूमन में। ठीक, ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी सेल होती है और ब्रांच होती है। ठीक है, ब्रांच मतलब जैसे ट्री में शाखाएं प्रेजेंट होती हैं, इसमें भी क्या है, ऐसे ब्रांचेस यानी शाखाएं दिख रही हैं आपको, तो ये क्या है, नर्व सेल है। ठीक, तो ये क्या हमने देखा कि कुछ सेल्स होती हैं जो कि जिनका कोई शेप ही नहीं होता है, इरेगुलर होती है, और कुछ सेल्स होते हैं जो कि स्फेरिकल होती हैं, स्पिंडल शेप होती हैं, लॉन्ग होती हैं, ब्रांच होती हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सेल। ठीक है, तो पहला साइज क्या था, अब सारी सेल्स जो होती हैं, मैंने अभी बताया था कि सारी सेल्स क्या होती है, इतनी छोटी होती है कि हमें अपने आँखों से नहीं कुछ सेल्स इतनी छोटी होती हैं कि हमें अपने आँखों से नहीं दिखती हैं। ठीक है, तो ऐसी सेल्स का साइज क्या हो सकता है, माइक्रोमीटर या माइक्रोन। मतलब कि अगर माइक्रोमीटर है तो आप समझ लीजिए कि ये मिलीमीटर से भी बहुत छोटा है, यानी 1 माइक्रोमीटर बराबर मिलीमीटर। ठीक है, 1/1000 मिलीमीटर। तो इतनी छोटी, मिलीमीटर खुद इतना छोटा होता है, उससे भी 1/1000 टाइम्स छोटी होती है माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर होता है। तो ये सेल्स इतनी छोटी होती है कि हमें अपनी आँखों से नहीं देखने को मिलती हैं। इसको हम सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। फिर क्या है, स्मॉलेस्ट सेल्स इज 1.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। सबसे छोटी सेल जो होती है वो 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर की होती है। कौन सी होती है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु की होती है। ठीक है, बैक्टीरिया हम अपनी आँख से देख सकते हैं, हमारे हाथ पे कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं वो कितनी होती है, 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक होती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल मतलब सबसे बड़ी सेल जो हमें
नेचर में देखने को मिलता है वो होता है 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर। क्या होता है, कौन सी किसकी सेल्स होती हैं, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है। एग ऑफ ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट सेल एंड स्मॉलेस्ट सेल क्या होती है, बैक्टीरियल सेल, ठीक। अब ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे, ठीक। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल जो होती है वो होता है फीमेल गैमीट, यानी कि एग या ओवन, जिसको हम अंडाणु भी बोलते हैं, ठीक। स्मॉलेस्ट सेल जो ह्यूमन बॉडी में होती है वो होती है मेल गैमीट, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, यानी शुक्राणु बोलते हैं, ठीक। और जो हमारी लॉन्गेस्ट सेल होती है, अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया कि लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी क्या होती है, नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिका, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में ये 3 चीज़ें आप याद रखेंगे, इवन आप पूरा याद रखेंगे, कुछ भी क्वेश्चन में इससे रिलेटेड पहले भी पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट है जो मैंने बताया था आपको कि बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल, ठीक है। सेल के जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या है, मतलब जिनका सेल बना होता है, ठीक है। तो 3 चीज़ें मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताई कि 3 बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं सेल के। पहला होता है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म और तीसरा होता है न्यूक्लियस, यानी कि कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक, ठीक है। तो ये है एक डायग्राम जो कि ह्यूमन चीक सेल का है, ठीक। ह्यूमन चीक सेल का एक डायग्राम है, तो उसका इसको हमने माइक्रोस्कोप में देखा है। एक आपको प्रैक्टिकल क्लास 11th में करना रहता है, जिसमें कि चीक सेल्स का एक स्लाइड बनाना होता है और उसको माइक्रोस्कोप में देखना होता है, ठीक है। तो अगर हम माइक्रोस्कोप में चीक सेल की स्लाइड बना के देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक। तो अभी इसमें हम क्या देखेंगे कि जो आपको ये ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, हाँ सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, ठीक, कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट जो है हमारा बेसिक कंपोनेंट है सेल का वो है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, ठीक। और तीसरा जो है वो है न्यूक्लियस यानी केंद्रक, ठीक। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक सेल को उसके बाहरी इन्वायरमेंट यानी बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है कि सेल के अंदर यानी कोशिका के अंदर क्या अंदर आना चाहिए, क्या बाहर जाना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक। फिर आता है न्यूक्लियस, और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस होता है इसे जेली लाइक सब्सटेंस यानी जेली के जैसा पदार्थ इसमें प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है, कोशिका द्रव्य। फिर आता है न्यूक्लियस जिसको केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। केंद्रक और साइटोप्लाज्म के बीच में यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक झिल्ली प्रेजेंट होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या डिसाइड करती है कि न्यूक्लियस के अंदर कौन सी चीज़ें आएंगी, कौन सी चीज़ें नहीं आएंगी, कौन सी चीज़ें बाहर जाएंगी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसाइड करता है, ठीक। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो भी सेल मेम्ब्रेन हमने देखा था नेक्स्ट वाली स्लाइड में उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। वो क्या होती है, पोरस होती है। पोरस मतलब क्या होता है, जिसमें पोर्स प्रेजेंट हो, छेद प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, पोरस। एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस एंड मटेरियल्स बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, बाहर अंदर क्या आएगा जाएगा, पोर्स में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर्स प्रेजेंट होती हैं, उसके थ्रू आता जाता है। और कौन डिसाइड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल को क्या बोलते हैं, वर्णनात्मक
परागन झिल्ली, ठीक है। मतलब ये डिसाइड करती है कि कौन कौन सी चीज़ें सेल के अंदर आएंगी, कौन कौन सी चीज़ें नहीं आएंगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वो था साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है। कोशिका द्रव्य क्या होता है, एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में प्रेजेंट होता है। फिर है सेल ऑर्गेनेल्स। ये जो ऑर्गेनेल्स हैं, ऑर्गेनेल किस वर्ड से लेके बना गया है, ऑर्गन का मतलब क्या होता है, स्मॉल ऑर्गन्स, ठीक है। जो छोटे ऑर्गन्स होते हैं सेल में उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स। refers to the compartments within the cell that perform a specific function, जो कि एक किसी काम को करते हैं। जैसे अगर रेस्पिरेशन है तो रेस्पिरेशन करेंगे, न्यूट्रिशन है तो न्यूट्रिशन करेंगे, डाइजेशन है तो डाइजेशन करेंगे, वो क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स, ठीक है। दीज आर प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म। ये क्या करते हैं, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, ठीक है। दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स एक्सेट्रा, ठीक है। अभी हम डायग्राम में देखेंगे कि सेल ऑर्गेनेल्स कैसे दिखते हैं। फिर हमने जो तीसरी चीज़ देखी थी सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, उसके बाद हमने क्या देखा था, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, ठीक है, जो बेसिक कॉम्पोनेंट होता है एक सेल में। तो ये कैसा होता है, पहले तो हमने देखा था कि ये गोल आकार का होता है यानी स्फेरिकल होता है और बिल्कुल सेल के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये इसमें हमने देखा था लास्ट स्लाइड में कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। देखिए आप सेल के बीच में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब इसी डायग्राम से कंपेयर करते हुए चलिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली क्या होती है, मैंने बताया था कि न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस, क्योंकि पर ऐसा तो नहीं है कि पूरे मेम्ब्रेन से इस चीज़ें बाहर आएंगी, अंदर आएंगी, एक पोर्स प्रेजेंट होते हैं यानी छेद प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपके घर है तो पूरे घर में क्या होता है, एक डोर होता है जिससे कि थ्रू आप आते जाते हैं, अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं। उसी तरह एक मेम्ब्रेन में क्या होता है, कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू चीज़ें मतलब अंदर या बाहर आती जाती हैं, ठीक। तो ये क्या करते हैं, मूवमेंट को अलाउ करते हैं। और ये कहाँ, जैसे साइटोप्लाज्म उसके बाहर का एरिया और न्यूक्लियस उसके अंदर के एरिया में। अब जो हमारा न्यूक्लियस है यानी केंद्र है वो किन दो चीज़ों का बना हुआ है, न्यूक्लियोलस, उसके अंदर क्या चीज़ पाई जाती है, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम क्या होता है, गुणसूत्र, जो कि डीएनए के फॉर्म में होता है। डीएनए क्या होता है हमारा, आप बहुत सुनते होंगे, टीवी में आपने देखा होगा, क्राइम पेट्रोल में, सीआईडी में, इसमें क्या दिखाता है कि डीएनए टेस्ट है, डीएनए टेस्ट है, ठीक है। तो डीएनए टेस्ट हमारे हर मतलब हेयर का, नेल्स का, ये सब का डीएनए टेस्ट होता है। तो डीएनए क्या फुल फॉर्म मैं आपको ये बता देती हूँ जनरल नॉलेज के लिए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियाइक एसिड, ठीक है, ठीक। तो न्यूक्लियस में कौन सी दो चीज़ें पाई जाती हैं, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम। ये है हमारे न्यूक्लियस का डायग्राम, ठीक। न्यूक्लियस के डायग्राम में सबसे पहली चीज़ जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियर एनवेलप, जिसको केंद्रकीय झिल्ली भी बोलते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे हमारे सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाद क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, वैसे ही न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। फिर आता है न्यूक्लियोलस, ठीक है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर, एक स्फेरिकल बॉडी हमें देखने को मिलती है, वो क्या होती है, न्यूक्लियोलस, ठीक। न्यूक्लियोलस, अब हमने पहले स्लाइड में देखा था कि जो न्यूक्लियस होता है वो दो चीज़ों का बना होता है, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, ठीक है। तो न्यूक्लियस यानी क्रोमोसोम क्रोमोसोम जो होता है किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, डीएनए के फॉर्म में। तो डीएनए ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसा आपको कुछ देखने को मिल रहा है, ऐसे ऐसे, ये सब क्या है हमारा डीएनए, ठीक है।
अब यही डीएनए जब हमारी सेल जो होती है वो डिवाइड करती है, जब कोशिका विभाजन होता है तो क्या होता है, ये सेल ये डीएनए थ्रेड के फॉर्म में रहता है, तो ये एक जगह इकट्ठा होते हैं यानी कंडेंस होते हैं और क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स बनाते हैं यानी गुणसूत्र बनाते हैं। ये क्या है, क्रोमोसोम। ठीक, यानी गुणसूत्र। ठीक, और ये है हमारा न्यूक्लियस। नेक्स्ट है जीन्स। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था, ये जो क्रोमोसोम है इसमें क्या होता है, जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जीन्स होते क्या हैं, डीएनए, अभी मैंने बताया था डीएनए क्या होता है, जैसे अगर आपके फादर के कर्ली हेयर्स हैं, आपकी मदर के ब्राउन आइज हैं, तो क्या होता है, एक पेरेंट से जो बच्चे होते हैं उनमें ये चीज़ें कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, है ना, कि अगर हमारे पेरेंट्स की कर्ली हेयर्स है तो हमारे भी हो सकते हैं, अगर हमारी मदर की ब्राउन आइज़ है तो हमारी भी हो सकती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तो हमें अपने पेरेंट्स से जीन्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये जीन्स क्या होते हैं, डीएनए जैसे क्रोमोसोम होते हैं उनमें ये जीन्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं, जो कि हम पे ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक, तो ये जीन्स हमारे एक क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब कि जब एक पेरेंट से उनकी ऑफ स्प्रिंग आती है तो क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है, मतलब कि चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक, तो ये सबसे छोटी चीज़ जो हमें पेरेंट से मिलती है वो क्या होती है, जीन्स। ठीक, ये क्या करता है, कंट्रोल से ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, ये अनुवांशिक की इकाई है जो कि सारे लक्षण जो हमारे माता पिता में प्रेजेंट होते हैं वो हमें उनसे मिलते हैं। ठीक, अब आता है क्रोमोसोम में जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैंने बताया था। और क्रोमोसोम तभी देखने को मिलता है जब एक सेल डिवाइड करता है, यानी कि कोशिका का विभाजन होता है, तभी हमें गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। नहीं तो किस फॉर्म में न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, डीएनए के फॉर्म में एक थ्रेड लाइक, यानी कि एक धागे के स्ट्रक्चर जैसा पूरे सेल में बिखरा हुआ रहता है। न्यूक्लियस को जीन्स और क्रोमोसोम के प्रेजेंस की वजह से क्या बोलते हैं, किस में रोल प्ले करता है, इनहेरिटेंस में। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ एक्टिविटी ऑफ द सेल या फिर ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, सेल को क्या करना है क्या नहीं करना है कौन डिसाइड करता है, क्रोमोसोम। ठीक, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। यानी सेल को क्या करना है क्या नहीं करना है वो क्रोमोसोम डिसाइड करता है। क्रोमोसोम किसमें प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ सेल, यानी कि ब्रेन ऑफ सेल। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये आपका ब्रेन डिसाइड करता है, इसलिए न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसके याद रखेंगे। अब देखते हैं कि हमारा न्यूक्लियस के आधार पे यानी केंद्रक के आधार पे हमारे कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो हमें दो टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोट और दूसरा होता है यूकैरियोट। प्रो मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव मतलब पुराना, ठीक है, और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। अब जब कोई चीज़ पुरानी होती है तो उसमें क्या होता है, इतनी परफेक्शन नहीं होती है ना। तो क्या है, इसको हम प्रोकैरियोट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियस है, अभी हमने अपने लास्ट स्लाइड में देखा था कि जो न्यूक्लियस है, देखिए इसमें मेम्ब्रेन है ना, लेकिन जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गा क्या है इसके एग्जाम्पल। प्रोकैरियोटिक एनिमल्स कौन कौन से, हमारे ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गा। इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा यूकैरियोट। यू मतलब ट्रू और कैरियन मतलब न्यूक्लियस, ठीक है।
तो जो यूकैरियोट्स होते हैं, जाहिर सी बात है क्या है, अभी उनका डेवलपमेंट हुआ है प्रोकैरियोट से, तो ये क्या होंगे, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिकांग हैं, वो पाई जाएंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी इनमें केंद्रकीय झिल्ली प्रेजेंट होती है। ठीक, इसके एग्जाम्पल क्या है, अनियन सेल्स, चीक सेल और जितने भी सेल्स हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गा को छोड़ के सब हमारी क्या होती हैं, यूकैरियोटिक होती हैं। अब हम देखेंगे कि हमने अभी तक क्या देखा कि जो हमारी कोशिका होती है उसकी परिभाषा यानी सेल की डेफिनेशन, डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की खोज किसने की थी, ऑर्गेनिज्म यानी जीव का संख्या, सेल की नंबर यानी कोशिका की संख्या और साइज़ और शेप के आधार पर डिवीज़न, और फिर हमने देखा कि सेल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं यानी कोशिका के भाग क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब आपको बता दूं कि जो हमारे CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें सेल से लगभग हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इसका वेटेज एग्ज़ाम में क्या है, अच्छा खासा है। तो इसलिए हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा इससे रिलेटेड हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक। तो अभी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनमें पहला क्वेश्चन जो है वो है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, यानी जीवित अंगों का उत्तराधिकार की इकाई कहलाती है। ठीक है, तो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि जीन क्या होता है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है ना, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, जीन। क्रोमोसोम क्या होता है, जिसमें जीन अटैच होते हैं। ठीक है, जो जीन्स का कैरियर होता है, यानी क्रोमोसोम मैंने दिखाया था ऐसे क्रोमोसोम होता है, यहाँ पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे छोटी इकाई जिससे इनहेरिटेंस होता है तो वो क्या होता है, जीन्स। ठीक है, जीनोम और कोडोन क्या होते हैं ये आप आने वाले हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आप जान लीजिए कि जीन क्या होता है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स हैव इरेगुलर शेप। अभी जब हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करे थे ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल, तो उसमें हमने देखा था कि इरेगुलर शेप के कौन कौन से 2 एग्जाम्पल थे, एक था अमीबा और दूसरा था वाइट ब्लड सेल, है ना। तो एग्जाम्पल्स में ऑप्शंस में हम देखेंगे, पहला है वाइट ब्लड सेल, और ये नहीं कि आप जैसे पहला ऑप्शन देखें तो वो सही लग रहा है तो उसको टिक कर देंगे, नेक्स्ट ऑप्शंस पे भी जाइए और देखिए कि कौन सा ऑप्शन कभी कभी बोथ 1 और 2 भी देता है, जैसे इसमें दिया हुआ है। तो वाइट ब्लड सेल भी है और अमीबा भी है, तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट है द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल्स हमने क्या क्या पढ़े थे, पहला था बैक्टीरिया और दूसरा था ब्लू ग्रीन एल्गा। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गा और बैक्टीरिया। अगर ब्लू ग्रीन एल्गा और बैक्टीरिया को हटा दें तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं सारे क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है ना, तो इसका एग्जाम्पल ऑप्शन में क्या क्या दिया है, बैक्टीरिया दिया है, पैरामीशियम दिया है, हाइड्रा और फंजाई। तो आंसर क्या होगा, बैक्टीरिया। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। मैंने बताया था आपको कि ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सी सेल लार्जेस्ट होती है, कौन सी सेल स्मॉलेस्ट होती है और कौन सी सेल लॉन्गेस्ट होती है। तो इसमें क्या पूछा है, लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी पूछ रहा है ना। सबसे बड़ी सेल जो ह्यूमन बॉडी में होती है वो होती है ओवम। ठीक है, स्पर्म क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी में। ठीक, नर्व सेल क्या होती है, तंत्रिका कोशिका सबसे लॉन्गेस्ट होती है, मैं बता चुकी हूँ पहले भी ये सब। नेक्स्ट है कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन, जो जीन्स होते हैं वो किस पर लोकेटेड होते हैं,
कभी भी अभी लास्ट ही क्वेश्चन जब हम देख रहे थे तो उसमें मैंने क्या बताया था, जो क्रोमोसोम होता है उसी में क्या होते हैं, जीन्स अटैच होते हैं। यही क्रोमोसोम्स जब हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं तो हमें जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं हमें पेरेंट्स के, वो किसके फॉर्म में मिलते हैं, जीन्स के फॉर्म में। ठीक, इसीलिए जीन्स को क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो किस में लोकेटेड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में नहीं होता है, लाइसोसोम में नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन में नहीं होता है, किस में होता है, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र में होता है। लास्ट क्वेश्चन है कि द लोकेशन ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल इज, जो सेल होता है हमारा कहाँ पे लोकेटेड होता है। तो अभी लास्ट स्लाइड में एक स्लाइड थी जब हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें कि न्यूक्लियस का डायग्राम दिया हुआ था। न्यूक्लियस के डायग्राम में सबसे आउटर में था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर अंदर था स्फेरिकल बॉडी जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और ऐसे थ्रेड लाइक फॉर्म में हमारा डीएनए प्रेजेंट था। ठीक है, जो कि बाद में इकट्ठा होकर क्रोमोसोम बनाता है जब सेल डिवाइड करती है। ठीक है, तो ये जो डीएनए है वो कहाँ आपको देखने को मिल रहा है। पहला ऑप्शन में दिया है कि एट द आउटर सरफेस ऑफ द सेल, न्यूक्लियस सेल के बाहर तो पाया नहीं जाता है, सेल के अंदर पाया जाता है, तो ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, तो ये क्या है, इन द न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जा रहा है डीएनए या क्रोमोसोम। फिर नेक्स्ट पूछा गया है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर सरफेस ऑफ द सेल, आउटर सरफेस और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है, ये भी गलत है। ठीक है ना, बाहर और न्यूक्लियस के बीच में, तो ये गलत है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जा रहा है, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इनर सरफेस ऑफ द सेल, तो ये कहाँ पाया जा रहा है, इन द न्यूक्लियस। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ये था हमारा सेल से रिलेटेड टॉपिक को हमने डिस्कस किया, और उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है CHS एग्ज़ाम में उसको प्रैक्टिस किया। ठीक है, ये था हमारा सेल का चैप्टर, और सेल में हमने देखा कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक CHS एंट्रेंस एग्जाम में। इसमें कुछ टॉपिक्स रह गया है जो कि है प्लांट सेल और एनिमल सेल का, उनके बीच के डिफरेंस यानी तुलना का। अब हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में ये एनिमल सेल और प्लांट सेल को पढ़ेंगे। तब से जितना पढ़ाया गया है आप उसे तैयार करें और अपने CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से करें, ताकि आप इसी साल CHS में आ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। उसके लिए आपको गुड लक और थैंक यू।